स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बेस पर जो आरबीएससी में जो बुक है उसका हम 7वां चैप्टर कवर कर रहे थे। उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम बात करेंगे जो अपरंपरागत ऊर्जा की जो स्रोत है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अपरंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में हम बात करें तो उनमें क्या डिफरेंस है उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नव्यकरण के बारे में हम पर चर्चा करेंगे और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की भी चर्चा करेंगे। इन सभी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और 7वां जो लेसन है उसको भी हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे, वैसे तो जो हम बात कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है परमाणु ऊर्जा वाली जो खनिज है, ठीक है, वो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो देखिएगा परंपरागत और अपरंपरागत ये हम कह सकते हैं नव्यकरण और अनव्यकरण, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, उसका अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हम बात करने वाले फर्स्ट टॉपिक है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा वाले खनिज, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा वाले खनिज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, और इसको हम अणु शक्ति वाले ऊर्जा खनिज भी हम कह सकते हैं। इसके तीन नामों से हम पहचान सकते हैं। एक तो उसको हम परमाणु ऊर्जा वाले खनिज कह सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा वाले खनिज कह सकते हैं और अणु शक्ति वाले खनिज कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो नाभिकीय ऊर्जा वाले खनिज कौन कौन से हैं, फिर हम इसको एक एक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिएगा नाभिकीय ऊर्जा वाले जो खनिज है उनमें सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यूरेनियम, ये भी एक नाभिकीय ऊर्जा वाला खनिज है। यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, ग्रेफाइट है, इल्मेनाइट है, जिरकॉन है, एंटीमनी है, यानी कि एंटीमनी। ठीक है, तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या हो गए, ये हो गए परमाणु ऊर्जा, या हम कह सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा वाले खनिज हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो यूरेनियम और थोरियम उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा हम देखिएगा, यूरेनियम थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे यूरेनियम और थोरियम है, इनके रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन होने से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। हम यूँ कह सकते हैं 1 किलो यूरेनियम से हम 25 लाख केजी कोयला तैयार कर सकते हैं। तो इतना इसमें पावर होता है। तो कहने का मतलब है यूरेनियम और थोरियम वैसे सभी जो विखंडन से उन सभी में ऊर्जा प्राप्त हम कर सकते हैं, लेकिन परमाणु जो ऊर्जा है वो यूरेनियम थोरियम जैसे जो खनिज होते हैं उसे रेडियो एक्टिव तत्वों के माध्यम से विखंडन करके हम परमाणु ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। देखिए 1 केजी यूरेनियम से हम 25 लाख किलो कोयला हम तैयार कर सकते हैं, इतना पावर होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए पहले यूरेनियम की हम चर्चा करते हैं। यूरेनियम होता क्या है, देखिएगा यूरेनियम प्रकृति में यूरेनियम स्वतंत्र रूप से पाया जाए, बिल्कुल सही बात है कि जो यूरेनियम होता है दोस्तों ये प्रकृति के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है। इसके साथ किसी प्रकार का अयस्क मिक्सअप रूप से ये प्राप्त नहीं होता है प्रकृति में, सिर्फ ये स्वतंत्र रूप से, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जो गोल्ड है, सोना है, वो स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, वैसे ही ये विखंडित पदार्थ यूरेनियम ये भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। जबकि जो थोरियम है, थोरियम किसी का संमिश्रण होता है, यानी कि हम जो यूरेनियम है ये तो स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, लेकिन बेरिलियम होता है ये बिल्कुल किसी भी तत्व के साथ मिक्सअप रूप से में प्राप्त होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो थोरियम है, थोरियम तो मोजोजाइट, देखिएगा एक बालू होती है, मोजोजाइट बालू होती है, मोजोजाइट बालू के अंदर आपको थोरियम प्राप्त होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में कर्नाटक और केरला के अंदर मोजोजाइट बालू के अंदर थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिएगा यूरेनियम में स्वतंत्र विखंडन होने की क्षमता होती है, यानी कि जो यूरेनियम होता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विखंडित होता है,
और इसमें स्वयं से भी ऊर्जा निकलती रहती है तथा थोरियम स्वतंत्र विखंडित नहीं होता है। यानी कि जो यूरेनियम होता है ये बिल्कुल इसमें ये स्वतंत्र विखंडन स्वतः या स्वतंत्र रूप से विखंडित होता है और इसके अंदर जो ऊर्जा है ऊर्जा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से या स्वतः ही निकलती रहती है। लेकिन थोरियम को विखंडित करवाना पड़ता है, यानी कि थोरियम स्वतः विखंडित नहीं होता है। यूरेनियम से बिजली व विस्फोटक कार्य में लिया जाता है, यानी यूरेनियम का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा बिजली और विस्फोटक कार्य में लिया जाता है। ठीक है, यूरेनियम के अयस्क हम देखते हैं। अब देखिएगा यूरेनियम के कौन कौन से अयस्क है, देखिएगा। देखिए इसके अयस्क है पिच ब्लेड, सामरस्काइट और थोरियानाइट। ठीक है, ये तीन इसके क्या है, यूरेनियम के अयस्क है। ठीक है, पिच ब्लेंड है, सांबर स्काइट है और थोरियानाइट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यूरेनियम में स्वतः विखंडित की क्षमता होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत के उत्पादन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण है। देखिएगा 70% यूरेनियम उत्पादन सर्वाधिक झारखंड राज्य के सिंहभूम जिला जादूगोड़ा की खानों में होता है। यानी कि हमारे भारत में जो यूरेनियम का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो वैसे तो झारखंड में होता है, लेकिन हम झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक खान है जादूगोड़ा की खान, यानी जादूगोड़ा की खान से ये प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे भारत में यूरेनियम के कहाँ कहाँ क्षेत्र या भंडार हम कह सकते हैं, देखिएगा। एक तो अभी मैंने आपको बताया जादूगोड़ा की खान और बगजाता झारखंड में, एक है खासी पहाड़ी पर महाडस्क यानी कि शिलांग का पठार, एक है तुमलापल्ली यानी कि आंध्र प्रदेश और एक बगजाता झारखंड में। ये चार ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यूरेनियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैप के अकॉर्डिंग इसको याद रखिए। जादूगोड़ा की खान और बगजाता दोनों ही कहाँ हैं, दोनों ही झारखंड में। खासी पहाड़ी पर महाडस्क एक स्थान है जहाँ पर जो है शिलांग का पठार में, और तुमलापल्ली है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। अब थोरियम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए थोरियम जो है वो केरल तट पर जो मोनाजाइट बालू होती है उसमें ये प्राप्त होता है, और भारत सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, यानी कि थोरियम का भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र यानी कि देश है। लेकिन थोरियम स्वतः विखंडित नहीं होता, इसके कारण उतना उपयोगी नहीं है जितना यूरेनियम है। यानी कि हम कह सकते हैं थोरियम यूरेनियम के बजाय कम उपयोगी होता है। ठीक है, थोरियम का प्रयोग जो है वो अभी आपको मैंने बताया कि विखंडित पदार्थ है, तो विखंडित पदार्थों में अणु और परमाणुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला है जिरकन। देखिएगा जिरकन देखिएगा ये केरल तट के बालू से प्राप्त होता है ये भी। ठीक है, ग्रेफाइट है कार्बन का ये अपरूप होता है। इसके दो उपयोग होते हैं, एक तो परमाणु रिएक्टरों में के मंदक के रूप में और एक पेंसिल के लेड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु के ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा नाम याद रखिएगा, बेरिलियम, इल्मेनाइट और एंटीमनी, ये सारे के सारे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत है, या हम यूँ कह सकते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की गिनती में आते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर लिया आज, देखिएगा परमाणु ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में चर्चा कर ली है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, एंटीमनी, यानी कि यूरेनियम और थोरियम को आप अच्छी तरह से इसको याद करिएगा और बाकी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये तो आज हमने बात की है जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में जो नाभिकीय ऊर्जा। अब इसके बारे में और चर्चा कर लेते। देखिए दोस्तों, इसके थोड़ा सा हम इसको करंट से लेकर हम जोड़ के इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा को देखिएगा। भारत में परमाणु विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कुडनकुलम यानी कि तमिलनाडु के दोनों रिएक्टरों में संचालित होने के बाद 2017 में 6780 मेगावाट हो गई है। यानी कि इसकी जो परमाणु ऊर्जा से जो विद्युत का उत्पादन होता है और रिएक्टरों के संचालित के लिए इसमें जो मेगावाट विद्युत कितनी उत्पादन होती है 2017 में 6780 मेगावाट हो गई है। भारत ने रूस के साथ तमिलनाडु के कुडनकुलम है ना, तिरुवेल्ली जिला है जिसमें 1000 मेगावाट के 2 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हेतु समझौता वर्ष 2002 में किया गया था। ठीक है, देश में क्रमशः ताप विद्युत 67%,
नवीकरणीय ऊर्जा 17%, जल विद्युत 14% के बाद परमाणु विद्युत का चौथा स्थान है और ये सिर्फ 2% ही इसका उत्पादन होता है। ठीक है, ये वर्तमान डेटा आप याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में देश में कुल 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय है। अगर हम हमारे भारत में बात करें तो वर्तमान में भारत में 22 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी कुल परमाणु विद्युत क्षमता 6780 मेगावाट हो गई है। ठीक है, और 21 और 22वां परमाणु रिएक्टर कुडनकुलम बिजली घर में स्थापित किया गया तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु कुछ नीतियां बनाई गई सरकार के द्वारा। तो भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के हेतु नीतियां बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, तो 1948 में, इस आयोग का नाम है परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, तो इसको देखिएगा, भारत में जो परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीतियां बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन से प्रारंभ करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी कब की गई थी? 1954 में की गई। देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना 1948 में, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसकी स्थापना 1954 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा संसाधन, ठीक है सॉरी, भारत में परमाणु ऊर्जा जो अनुसंधान के जनक हम कह सकते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा संसाधन के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। उन्हीं के प्रयासों से दोस्तों भारत में परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, देखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यानी कि BARC, यानी कि ट्राम्बे मुंबई में है। ध्यान दीजिएगा, जो ट्राम्बे मुंबई के अंदर है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ पे है। तो ट्राम्बे में ही भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाया गया था, जिसका नाम है अप्सरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी कार्यशील है। ठीक है, तो पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर भारत में ट्राम्बे के अंदर पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम है अप्सरा, और ये अभी तक भी कार्यशील है। ठीक है, अगली बात करें तो भारत में पहले परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना। अब देखिए, भारत में पहले परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना 1969 को महाराष्ट्र के तारापुर है दोस्तों, ये तारापुर है, याद रखिएगा, तारापुर है। तो तारापुर में USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला परमाणु विद्युत संयंत्र 1969 को महाराष्ट्र के तारापुर में USA की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृह है। अब यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत में अब तक परमाणु विद्युत गृह की संख्या कितनी है? 8 है। और वो 8 कौन कौन से हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। और ये आप मैप में आप उसको बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग इसको पढ़िएगा, 8 कौन कौन से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया तारापुर में पहला था, 1969 के अंदर USA की सहयोग से ये पहला जो विद्युत गृह स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के अंदर तारापुर में। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से। दूसरा है रावतभाटा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ एक जिला है, इसमें स्थापित किया गया था, और ये कनाडा की सहयोग से किया गया था, याद रखिए। एक है खाखरापारा, गुजरात के अंदर है, यानी कि सूरत है, गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है। जेतपुरा है, यानी कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में, वहाँ पर है, और फ्रांस के सहयोग से 2010 में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एक है नरोरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, 1989 की स्थापित की गई। और एक है कलपक्कम, चेन्नई, यानी कि स्वदेशी रिएक्टर, ये हमारे भारत का स्वदेशी रिएक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इस नोट है, क्या है, इसी को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। किसको? कलपक्कम को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, यानी कि चेन्नई में स्थापित किया गया। ये 7वां है केगा, कर्नाटक में है दोस्तों। तो भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर केगा परमाणु विद्युत गृह में स्थापित किया गया था, और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। एंड देन लास्ट है 8वां कुडनकुलम है, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में, रूस के सहयोग से किया गया था। और भारत का 21 और 22वां परमाणु रिएक्टर कुडनकुलम प्लांट में ही स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने
जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हमने सबसे पहले आज हम परमाणु ऊर्जा या हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हमने बात की है। तो कल हम और इसके जो अपरंपरागत ऊर्जा के संसाधन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, और खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।